सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी प्यारी बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, बोला गया इफ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क फॉर इट डोंट कंप्लेन अबाउट नॉट हैविंग इट। यानी कि अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना चाहते हैं पर लेकिन आप लोग उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं और वो आप लोगों को आगे चलकर मिलती नहीं है, तो आप लोगों को कंप्लेन करने का भी कोई हक नहीं है। यानी कि वही बात हो गई कि ट्राई तो आप लोगों ने किया नहीं किसी चीज को अचीव करने के लिए, बस कंप्लेन करते रहते हैं यार मेरी किस्मत में नहीं था, ये चीज मुझे नहीं मिली, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो अगर इस इंसान की कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आप लोग बाद में चलकर कंप्लेन करें जब आप लोगों ने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। एक बार को वो नहीं कहते कि अपनी पूरा 100% दे दो अगर कोई भी काम आप लोग करना है। अगर फिर आप लोग उसको किसी रीजन की वजह से अचीव भी नहीं कर पाते हो ना, तो फिर इसमें कभी भी रिग्रेट नहीं रहेगा। इंसान को ये रहता है कि हाँ मैंने अपना 100% ट्राई किया। पर लेकिन जब इंसान हर टाइम ये बोले कि यार अब की बार थोड़ा सा रिविजन रह गया, अब की बार थोड़ी सी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रह गई, अब की बार थोड़ा सा हेल्थ के इशू हो गए थे इसकी वजह से काम नहीं हो पाया, अब की बार फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी इसकी वजह से काम नहीं हो पाया, तो ये सारी चीजें कोई आप लोग की नहीं सुनने वाला है। हो सकता है ये आप लोगों के पास में प्रॉब्लम हो पर लेकिन ये मैक्सिमम लोगों के साथ में प्रॉब्लम रहती है। तो इन चीजों को साइड में रख के अपना सिंगल माइंडेड फोकस कर कर अपने गोल पर आगे बढ़िए, तो आप लोग अपने टारगेट को भी अपने पास में पाएंगे और आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन अगर इन मुद्दों पर अगर आप लोग फोकस देकर चलोगे तो कभी भी कोई सॉल्यूशन आप लोगों का नहीं निकलेगा। तो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखिए, बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप निकलता आप लोगों को नजर आएगा। काफी प्यारा, काफी शानदार और काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है। अच्छे से सुनिएगा वीडियो को एंड तक, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। कॉपी और पेन लेकर बैठना ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद भी रख पाओगे अगर एक बार लिखकर देख लोगे। और इसी के साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप लोगों को नोट डाउन करनी चाहिए, जो कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार नोट डाउन कर लेनी चाहिए, तो उनको नोट डाउन भी आप लोग कर लेना। वीडियो सुनने के बाद में लगे यार इसकी पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम पर जाना और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डेली यहीं पर क्वेश्चन भी आप लोग पोस्ट कर देता हूं, जैसे कल भी 2 क्वेश्चन पोस्ट किए थे, एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में था और दूसरा यहाँ पर इसी तरीके से जो हमारी कंट्री में सोलर एनर्जी के बारे में क्या कंडीशन थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, रिसेंटली अभी। इसी के साथ में जो भी पीडीएफ मिल जाती है यहाँ पर, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे सबके आंसर भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए थे, आप लोग देखते हैं तो इनको जाकर भी आप लोग देखते हैं। तो कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए और आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आप लोग आंसर राइटिंग कीजिए। बहुत सारे बच्चे काफी अच्छे से आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उनका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काम आप लोग कर सकते हैं। लगभग 53,000 एक मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ओके। तो अच्छे से आंसर कीजिए, एक प्रोडक्टिव एक अच्छा माहौल बनाकर रखिए। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, बोला गया वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 के बारे में किसके द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है। पहला बोला गया यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, दूसरा बोला गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, तीसरा बोला गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और चौथा बोला गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी आप लोग बताइए, वीडियो के एंड में आप लोग को आंसर मिलेगा, ठीक है। तो काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा, एक एक कर आर्टिकल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो यहाँ पर एक आर्टिकल है जो कि रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे और फिर कई सारे आर्टिकल और भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। एक एक कर आर्टिकल देखते हैं ताकि आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद भी रख पाओ और समझ भी पाओ। और देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग के माइंड में कोई भी उसको लेकर कंफ्यूजन न हो। ये जो आर्टिकल होगा यहाँ पर ये बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में बात करेगा और रिजर्वेशन में भी यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो सेकंड पोर्शन जो है जीएस का वहां पर आप लोग को देखने को मिल जाता है। बोला ये गया कि आज की डेट में जो स्टेट है उनको रिजर्वेशन को बेसिकली ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए। ये एक तरीके से पॉलिसी का मैटर होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल मैटर होना चाहिए। नॉर्मली क्या करते हैं जब भी इलेक्शन आते हैं आप लोग को रिजर्वेशन का मुद्दा देखने को मिलता है और जनता को एक तरीके से वो नहीं कहते कैरेट वाली पॉलिसी लेकर चलना की एक तरीके से कि लोगों को ये दिखाना कि देखो रिजर्वेशन जो है उनको दे देकर एक तरीके से अपने लिए वोट बैंक तैयार करने वाली बात होती है। आज की डेट में अगर कोई पूछे आप लोगों से हमारे देश में रिजर्वेशन की क्या कंडीशन है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा रिजर्वेशन एससी 7.5%, एसटी 7.5%, एससी को 15%, ओबीसी को 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अभी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है 10%। यानी कि टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखोगे आज के डेट में हमारी कंट्री में मोटे मोटे तौर पर 60% रिजर्वेशन यहाँ पर लोगों को मिल चुका है। जबकि इंदिरा साहनी केस के द्वारा ये बोला गया कि रिजर्वेशन जो है वो नॉर्मली 50% होना चाहिए। रिजर्वेशन के मुद्दे पर आप लोग ये जो पिक्चर है ये आप लोग जरूर समझिएगा। जैसे मैंने बताया था ना इक्वेलिटी और इक्विटी के बारे में, तो यहाँ पर रिजर्वेशन को जब आप लोग ढंग से देखोगे तो रिजर्वेशन यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में बात करता है, वो इक्विटी के बारे में बात करता है। यानी कि एक तरीके से हर एक इंसान को जो है वो चीजें दिखनी चाहिए या फिर नीचे से रिजर्वेशन सपोर्ट प्रोवाइड कराओ तो इसके थ्रू यहाँ पर चीजें उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए।
ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में बताया भी था, आप लोगों ने यहाँ पर सुना था उस टाइम पर, आप लोगों को याद भी होगा कि इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि सबको इक्वल चीजें दे देना। यानी कि एक इंसान ऐसा है उसको 10 रोटी की भूख है, ठीक है, उसको 10 रोटी देना, ठीक है। एक इंसान ऐसा है उसको 5 रोटी की भूख है, उसको भी 10 रोटी देना। एक इंसान ऐसा है जिसको भूख ही नहीं है, उसको भी 10 रोटी देना। तो यानी कि जिसको भूख नहीं है उसको भी अगर 10 रोटी दे दी गई तो एक तरीके से रिसोर्सेज का बर्बादी हो गई यहाँ पर, क्योंकि अगर ये 10 रोटी इसी इंसान को दे दी गई जिसको भूख नहीं है, और अगर हो सोचो कि उस इंसान को दी जाती अगर, या अलग अलग 5 इंसानों को दे दी जाती जिनको 2-2 रोटी की भूख है, तो इससे कितना ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता। तो ये यहाँ पर ऐसा करना है कि जिस इंसान को रोटी की भूख नहीं है उस इंसान को एक भी रोटी नहीं देनी है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसको जितनी भूख है उसको उतनी रोटी दो, ताकि यहाँ पर सब जो है वो अच्छी से चीजों को एंजॉय कर सकें। तो ये वाला फंडा देखने को मिलेगा, और ये वाला फंडा जो है यहाँ पर ये इक्विटी के अंदर आता है। इक्वलिटी में कभी भी आप लोग इसको पूरा नहीं कर सकते। तो हमारी कंट्री में जो कास्ट सिस्टम है और जो फंडामेंटल राइट है वो यहाँ पर बेसिकली इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी ऐसे बन चुके हैं और आप लोगों से आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर देखें कि फंडामेंटल राइट है तो वो ये नहीं देखता है कि ये इंसान किस लेवल का है। हर एक इंसान को फंडामेंटल राइट हमारे देश में जो है वो प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है, कि अगर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सारे फंडामेंटल राइट आप लोगों को मिलेंगे। कास्ट सिस्टम में आप लोगों को ऐसे सिस्टम देखने को मिलेगा, कास्ट में अगर कोई पर्टिकुलर एक इंसान आ गया, ठीक है, कि हाँ ये ए कास्ट का इंसान है, अब उस कास्ट के सब इंसान को रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। अब भाई हो सकता है कि उस कास्ट में कोई ऐसा भी इंसान हो जो काफी अच्छी पोजीशन पर हो। जैसे जब मैंने रिजर्वेशन के बारे में सर्च किया जाकर गूगल पर, तो यहाँ पर ये पिक्चर भी आप लोगों को कई बार देखने को मिलती है। यानी कि टीना डाबी जो है सीसेट के पेपर में ये था बेसिकली इनका जो एक जनरल कैटेगरी में सीसेट क्लियर नहीं हुआ था, पर लेकिन वैसे ही यूपीएससी की टॉपर बन गई। तो बोला यह गया कि अगर बात करें यहाँ पर तो इनके दोनों फादर जो फादर और मदर थे वो गजेटेड ऑफिसर थे। तो इस टाइम पर इस तरीके से इंसान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल इशू बना। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या आ गया, ये इक्वलिटी वाली बात आ गई कि दोनों मदर और फादर जो है वो आज के डेट में गजेटेड ऑफिसर है, फिर भी आप लोग इसको रिजर्वेशन दे रहे हो। यानी कि एक तरीके से पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्वेशन दे दिया। अब उसके अंदर कोई चाहे कितना भी एक तरीके से अमीर आदमी क्यों ना हो उसको रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा। तो ये होता है इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके चलते कई बार क्रिटिसिज्म भी इसका क्या रहता है कि उन लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पाती है जिन लोगों तक चीजें पहुंचनी चाहिए। पर लेकिन होना चाहिए था कि इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट जो कि रिजर्वेशन में फॉलो करना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। एक तरीके से कास्ट के बेस पर तो आप लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर कि एक तरीके से ये कास्ट हो गई ये कास्ट हो गई, पर लेकिन कास्ट के इंटरनल जब आप लोग जाएंगे उसमें फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि जब बोलते हैं कि हमारे देश में मान लीजिए ऐसा करके ए बी सी डी ये कास्ट है, ठीक है, अलग अलग कास्ट को तो रिजर्वेशन हम लोग देते हैं, उसमें तो हम लोग फॉलो करते हैं यार ये कास्ट जो है काफी पिछड़ी है। पर लेकिन कास्ट के अंदर जब जाते हैं मान लीजिए ए कास्ट जो है उसके अंदर एक ऐसा इंसान होगा जो आईएएस ऑफिसर भी होगा, एक ऐसा इंसान होगा जो पियोन भी होगा, एक ऐसा इंसान होगा जो रिक्शा चलाता होगा। अब यहाँ पर काफी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो ये वाले मुद्दे पर ज्यादा फोकस करने की बात की जाती है। और जस्टिस का मतलब क्या है अगर बात करें यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया विदाउट कास्ट, यानी कि कोई कास्ट ही नहीं है देश के अंदर में, ठीक है। एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक इंसान के सामने से सारे बैरियर ही हटा दिए। यहाँ जैसे ये तख्ता लगा हुआ था, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को ना तो ये इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराने की ना इक्विटी वाला, मतलब बैरियर ही हटा दो, ठीक है, एक तरीके से वो वाला फंडा। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो काफी सारी चीजें हैं, बेसिकली रिजर्वेशन लाया तो इसीलिए गया था यार कि एक तरीके से उन लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके जो लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। एक यहाँ पर इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाई जा सके, एक ऐसी सोसाइटी बना सके जहां सब इंसान जो है चीजों को ढंग से एंजॉय कर सके। पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिजर्वेशन के मुद्दे पर बात करें तो जैसे आगे आगे चीजें बढ़ती चली गई, रिजर्वेशन का लेवल भी यहाँ पर बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ था और आज के डेट में आप लोगों को एक अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं उनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे पॉइंट है जो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि हमारे जो संविधान है उसके अंदर रिजर्वेशन के बारे में क्या क्या चीजें मेंशन है, यानी कि कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर उसके बारे में मेंशन है। सबसे पहले अगर आप लोगों से बात की जाए तो पार्ट याद रखिएगा। पार्ट जो नॉर्मली 16 है, ठीक है, तो 16वां पार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि एससी और एसटी के जो रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बात करता है सेंटर और स्टेट के लेवल पर, ठीक है। तो ये कहां से निकल कर आता है, ये आता है पार्ट 16 से। इसी के अंदर जब आर्टिकल के अंदर आप लोग यहाँ पर जाएंगे, अगर अलग से हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये बेसिकली बात करेगा आर्टिकल 15 और इसी के साथ में आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है यहाँ पर स्टेट और सेंटर के अंदर रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, जो सीट इन गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि एससी और एसटी के लिए यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट सर्विस में रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें
कई सारे और भी प्रोविजन ला जाते हैं कि हाँ ना, एक तरीके से नहीं, एक तरीके से रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों से बात करने वाला हूं। ऐसे ही कई सारे आर्टिकल आप लोगों को और देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है आर्टिकल 330 के बारे में, ठीक है, और इसी के साथ में आर्टिकल 332 के बारे में। ये दो आर्टिकल अगर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर जो के अंदर है यहाँ पर, उनके लिए एससी और एसटी के रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। एक यहाँ पर ये वाला फंडा देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा और आप लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आर्टिकल पंचायती राज सिस्टम के अंदर, म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया गया है। इनके संविधान में जब आप लोग बात करेंगे तो वहां पर नॉर्मली रिजर्वेशन अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एससी और एसटी के बेस पर दिया गया था, पर लेकिन फिर हमारी कंट्री में आगे चलकर जो मंडल एक तरीके से कमीशन आया, उसने 27% ओबीसी को भी रिजर्वेशन यहां पर प्रोवाइड करा दिया। तो इसके चलते यहां पर रिजर्वेशन का दायरा और ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से रिजर्वेशन जो है वो चीजें आगे बढ़नी स्टार्ट हो गई। और एक टाइम ऐसा आया, इंदिरा साहनी का केस को बोलना पड़ा कि भाई साहब 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप लोग को नहीं लेकर जाना है। इंदिरा साहनी का केस कब आया था? यह आया था 1992 में। उस टाइम पर रिजर्वेशन को 50% की लिमिट तक बेसिकली बोलने की कोशिश की गई। इनके जो ये रिजर्वेशन था यहाँ पर, ये बेसिकली बोला गया कि ये ही रिजर्वेशन लेना है, इससे आगे रिजर्वेशन नहीं चलना है। पर लेकिन जैसे अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन निकल कर आया, अब ये लिमिट भी क्रॉस हो गई। अब यहाँ पर 59.5% के करीब आप लोग को रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो इससे काफी बड़ी दिक्कतें कई सारी जो जनरल कैटेगरी की जो कम्युनिटी है उनको देखने को मिलने लगी कि यार एक तरीके सीट जो है वो कम आ रही है। तो कई तरीके फंडे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब रिजर्वेशन के बारे में कोई बात करता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक तरीके से काफी एक कॉम्प्लेक्स इशू बनाया गया था सोसाइटी को सिंपल करने के लिए कि हाँ यार कुछ लोग पीछे छूट गए, उनको साथ में लेकर चलते हैं। पर लेकिन रिजर्वेशन आज के दिन में लार्जली एक कंसर्न हो चुका है यहाँ पर एक तरीके से कि जो डोमिनेंट क्लास है वो फायदा उठाकर लेकर चली जाती है। यानी कि एक तरीके से अगर कोई एक क्लास होगी उसके अंदर जो ऐसे लोग हैं जो काफी अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है। आज के दिन में बात करें तो यहाँ पर बात करें कि एक तरीके से जो एडवांटेज होना चाहिए था वो यहाँ पर किसको होना चाहिए था? वो ऐसी क्लास को होना चाहिए था जो डिसएडवांटेज है, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। रिजर्वेशन की डिमांड जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है आज के दिन में भी, और काफी लार्ज स्केल पर काफी सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और इवन यहाँ पर ये तक बोला जा रहा है कि एक तरीके से रिजर्वेशन आज के दिन में पहले था कि यहाँ पर इन लोगों को इंक्लूड करना है, ठीक है। एक्सक्लूजन मेथड बन चुका है, जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को मिल नहीं पा रहा है, और जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए उन लोगों को मिल जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या रिजर्वेशन इसी पर्पज के लिए लाया गया था? तो ये भी कई बार इसके ऊपर भी डिबेट और डिस्कशन होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ऑल जो भी क्लासेज हैं आज के में बात करें, जो असेसमेंट इसका किया जाता है प्रोग्राम रिजर्वेशन का, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसको कई बार रिवाइज किया जाता है। कई सारी स्टेट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिजर्वेशन इस तरीके से प्रोवाइड करा दिया जाता है, उनको जरूरत भी नहीं है, पर हाँ पॉलिटिकली वो काफी इंपॉर्टेंट है क्लास, वहां पर इलेक्शन में काफी ज्यादा वोट मिल सकती है, तो इसलिए उसको रिजर्वेशन देने की बात की जाती है। तो ऐसे ही कई सारे केसेस अभी देखने को मिले। अगर बात करें यहाँ पर अभी क्या किया गया मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा, बेसिकली तमिलनाडु के अंदर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसका नाम है यहाँ पर विनायकुल, एक विनायकुल ये स्त्री है बेसिकली कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इस कम्युनिटी को 10.5% जो सीट रिजर्वेशन की यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। पर लेकिन कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यार ये हमारे संविधान में संशोधन किया गया था 102, यानी कि 102वां संविधान में संशोधन किया गया। तो ये बोला गया कि इस तरीके से अगर किसी को बैकवर्ड क्लास आइडेंटिफाई करना है तो ये पावर ओनली प्रेसिडेंट के हाथ में, या फिर बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, आप लोग यहां पर इस पावर का फायदा नहीं उठा सकते। हालांकि इसके बाद में 105वां संविधान में संशोधन किया गया और फिर यहां पर स्टेट को हाथ में पावर दे दी कि ठीक है आप लोग यहां पर इसको यूज कर सकते हो। पर लेकिन कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन ये बन गई कि 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब था तब इन्होंने यहां पर ये रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जब इनके हाथ में पावर ही नहीं थी, यानी कि जिस इंसान के हाथ में पावर नहीं है वो उस पावर को यूज कर ले और फिर बोल दिए सही है क्योंकि अब इसके अंदर चेंज हो गया। तो ऐसे थोड़े ना होता है, यानी कि उस टाइम पर जब यहाँ पर आप लोग इसको फॉलो कर रहे थे, आप लोगों ने रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दिया, उस टाइम पर तो आप लोगों के हाथ में ऑथोरिटी नहीं थी। फिर बाद में 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गया, उसने स्टेट के हाथ में ऑथोरिटी दे दी। तो जब तुम्हारे हाथ में ऑथोरिटी नहीं थी उस टाइम पर तुम कैसे ये अमेंडमेंट कर सकते हो? तो कोर्ट के द्वारा इसको नल एंड वॉइड करार दिया गया, बोला ये रिजर्वेशन जो है वो गलत तरीके से दिया गया है। तो इसी के चलते जो बेंच थी यहाँ पर जस्टिस की, उनके द्वारा बेसिकली इसको बोला गया कि यहाँ पर अगर बात करें कि कई सारी दिक्कत और देखने को मिले, सेपरेट जो यहाँ पर अगर बात करें सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर एक तरीके से एक्सक्लूसिव कोटे के लिए कि हाँ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को कोटा देना है, ठीक है। जो डेटा होना चाहिए कोटा देने के लिए कि हाँ ये कम्युनिटी जो है रियलिटी में लार्ज स्केल पर पिछड़ी हुई होनी चाहिए, वो डेटा ढंग से कोई प्रस्तुति नहीं करता है, आनंद फानन में प्रस्तुत कर देते हैं कि हाँ ठीक है इसको देख लो, पर लेकिन रियलिटी में वो डेटा काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगाने वाला होता है कि ढंग से क्लियरिटी नहीं होती कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसी के साथ में अगर बात करें जो गिविंग रिजर्वेशन, तो कास्ट के बेस पर कंप्लीटली कि हाँ ये कास्ट है इसको रिजर्वेशन दे दो ताकि अच्छी खासी वोट तैयार हो जाए। तो एक तरीके से बोला जा
रहा है कि यहाँ पर ये एक नाजायज तरीका हो जाता है, संविधान का इस्तेमाल नहीं है, एक संविधान का मिसयूज हो जाता है अगर इस तरीके से आप लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ऑलरेडी इसके ऊपर बोल चुका है कि प्रॉपर डेटा को तो इकट्ठा करो या रिजर्वेशन किसी को देना है, आप लोग अपने ही मजे मजे में सबको रिजर्वेशन दे डालो जिसको लगता है कि वोट अच्छा खासा दे सकते हैं, तो ये गलत है। तो इसके चलते यहाँ पर जो शॉर्टकट फॉलो किए जाते हैं यहाँ पर पॉपुलरिटी के लिए, ये सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलती है, तो प्रॉपर डेटा होना चाहिए और उन्हीं को यहाँ पर ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सर्विस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके थ्रू रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की, पर लेकिन अगर ऐसा चलता रहेगा तो काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो टाइम टू टाइम ऐसी कई सारी बातें की जाती है रिजर्वेशन के बारे में, जिसके बारे में आप लोग एक बेसिक आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है डायरेक्ट। ये आर्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट और काफी सोचने वाला लगा मुझे, पढ़ने के बाद में काफी एक अजीब सी फीलिंग हुई, मैंने कहा क्या क्या चीजें देखने को मिलती है नॉर्मली। अभी आप लोग भी सुनिएगा, नॉर्मली अगर आज के डेट में बात करें, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा, पर लेकिन उसमें सबसे ज्यादा बर्बादी का रीजन अगर बात करें, कुछ ऐसी महिलाएं और देखने को मिली जो वेस्ट एशिया से, यहाँ पर एक तरीके से वुमेन माइग्रेंट वर्कर इन वेस्ट एशिया, यानी कि मान लीजिए हमारे देश से कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो काम करने के लिए यहाँ पर चला गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया में चला गया या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चला गया, मतलब कहीं पर यहाँ पर जाकर काम कर रहा है, और वो काम करने वाला जो है महिला है, तो काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, हेल्थ के बारे में, रेजिडेंसी के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, पॉलिटिकल व्यू, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पर दिक्कत में आती हैं। पहले मैं आप लोगों से बात करूं, अभी ये आर्टिकल न्यूज में क्यों है, कोविड-19 के चलते बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है, जिसको यहाँ पर आज के डेट में यहाँ पर बेसिकली काउंसिल, जिसको कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब जो स्टेट है गल्फ, ये बोला जाता है, 23 करीब मिलियन यहाँ पर लोग, 23 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, ठीक है, अगर 23 मिलियन बोला गया तो इसका मतलब हो गया 230 लाख, ठीक है, अगर मोटे मोटे तौर पर बोल दो 2.3, ठीक है, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा जो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर हैं वो यहाँ पर बेसिकली काम कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है यहाँ पर ये, तो इतने सारे माइग्रेंट वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ काफी सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं, खासकर जब वुमेन की बात करते हैं। तो अगर माइग्रेंट वर्कर के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं और थोड़ा सा डिटेल में, तो 3/4 क्वार्टर जो वर्क फोर्स है यहाँ पर आईएलओ के हिसाब से, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो ये यहाँ पर कई सारे तरीके के, एक तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गए, ठीक है, और ये मोस्टली आप लोगों को लो वेज एक तरीके से जो वर्कर है वो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें, लगभग 40% आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं इसके अंदर महिलाएं जो माइग्रेंट वर्कर हैं, अगर बात करें इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर फीमेल वर्कर हैं वो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनका फोकस, जिनका बेसिकली उनको टारगेट करना पड़ता है, और ये किस किस एरिया में काम करती हुई नजर आती है। जैसे कि आप लोग को देखने को मिलेगा जो स्किल्ड है, यानी कि मान लीजिए किसी के पास में कोई स्किल्ड का एक तरीके नहीं, कोई एक नर्स का कोर्स कर रखा है, कोई इस तरीके से कोई अच्छे एरिया में काम कर रहा है, स्किल्ड है पर्टिकुलर पर्सन, तो वो मान लीजिए हेल्थ इंडस्ट्री में चलेगी, ठीक है। सेमी स्किल्ड वगैरह या फिर जो अनस्किल्ड है जिनके पास में कोई स्किल नहीं है, वो क्या करेंगे, या तो किसी घर में जाकर काम करेंगे बाहर, ठीक है, या केयर वर्कर का काम करेंगे, क्लीनिंग का काम करेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर काम करेंगे, सैलून या फिर सेल्समैन, ये सारे काम आप लोगों को करते हुए नजर आएंगे जो कि पढ़ने वाला नहीं, यानी कि जिसने ढंग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस लेवल की अटेम्प्ट नहीं की है। तो ये ऐसी कंडीशन जो है, सेकंड वाली जो कंडीशन है यहाँ पर, ये काफी ज्यादा वनरेबल बना देता है, काफी अब्यूज और काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है अगर इस तरीके के काम में आप लोग बात करिए। सोचिए कोई पर्टिकुलर वुमेन है, वो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम कर रही है। अब डोमेस्टिक वर्कर क्या काम करेगा, किसी के घर में काम करेगा, अब उसको वहां पर झाड़ू भी लगानी है, पोछा भी लगाना है, बर्तन भी धुलने हैं, कपड़े भी धुलने हैं, ठीक है, पूरे दिन वहां पर उस घर के अंदर वो महिला रहने वाली है, ठीक है। तो उस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम उसके साथ में हो सकती है। कई बार यहाँ पर रेप के केसेस भी आप लोग को देखने को मिलते हैं, ऐसी भी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो बहुत ज्यादा वनरेबल कंडीशन यहाँ पर हो जाती है महिलाओं की अगर इस मुद्दे के बारे में बात करें। यानी कि एक तो पहले से ही कंगाली थी, ऊपर से आटा गीला हो गया, तो कहते हैं कंगाली में आटा गीला, तो यानी कि प्रॉब्लम्स के ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाना बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं कंगाली में आटा गीला मुहावरा है, ठीक है। तो एक तरीके से प्रॉब्लम ऑलरेडी है और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, तो कोविड-19 ने ये प्रॉब्लम और ज्यादा ग्रेव कर दी। जो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी माइग्रेंट वर्कर जो महिला थी उनके लिए, उनकी लाइफ जो है और ज्यादा डेटोरिएट यहाँ पर कर दी, उनकी कंडीशन जो है और ज्यादा खराब हो गई। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारी महिलाओं की तो जॉब चली गई, और जो जॉब कर रही थी उनको पहले 8 घंटे जॉब करनी है, तो उनको 12-12 घंटे जॉब करनी है, और खतरनाक बात यह कि एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं मिलेगा।
तो ये काफी ज्यादा सोचने वाली बात होगी। बहुतों की जॉब चलेगी, बहुतों की सैलरी जो है एक तरीके से नहीं, जॉब लॉस होगी, सैलरी भी ढंग से नहीं मिल रही है, और अकोमोडेशन रहने की भी बात होती है। होता क्या, अगर कोई पर्टिकुलर महिला बाहर जाती है, किसी घर में काम कर रही है, तो वहां पर जॉब तो मिलती है, ठीक है, इसी के साथ में रहने की जगह भी मिलती है, रहने खाने पीने की जगह, तो वो सारी चीज देखने को मिलती है। पर लेकिन कोविड-19 के चलते एक अलग ही माहौल रहा, जब यहाँ पर जो राइटर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं कई सारी लोकल महिलाओं का, तो उनको कई सारी चीजें देखने को मिली। यहाँ पर एक महिला थी जो कि सैलून के अंदर काम कर रही थी, ठीक है, तो सैलून जो था यहाँ पर कई सारी और भी महिलाओं को यहाँ पर काम देता था, लगभग 30 शादीशुदा महिलाएं थी यहाँ पर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से जो यहाँ पर काम कर रही थी। अब टेम्परेरी क्या है, वो सैलून बंद हो गया मार्च में 2020 में, जो कोविड-19 के चलते। पर लेकिन उसके द्वारा, सैलून के द्वारा महिलाओं को लगभग मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि लगभग 6 से 7 महीने जो है उन महिलाओं को आराम से खाना खुना खिलाया, जितना भी कर सकते थे अपनी साइड से उन्होंने किया। पर लेकिन आगे चलकर जो सैलून हो गया वो बैंक करप्ट हो गया, तो बैंक करप्ट होते ही क्या बोला गया, उनको बोला गया यार जाओ, अब तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में कुछ बचा ही नहीं, जो था हम लोगों ने वो आप लोगों के ऊपर लगा दिया, और इसी के साथ में अभी कोई काम भी नहीं है, सब चीजें बंद पड़ी है। तो इसके चलते यहाँ पर सोचिए 30 ऐसी महिलाएं जो थी जिनका काम कंप्लीटली चला गया। तो ये दिक्कत इस तरीके की बहुत सारे एरिया में देखने को मिलेगी। ये ओनली एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने, जो कि आप लोग यहाँ पर बेसिकली समझ सकते हैं। अगर बात करें एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, तो एक्सप्लॉयट किया जाता है वुमेन को डोमेस्टिक वर्कर के नाम पर, ठीक है, ब्यूटी पार्लर में कहीं कोई काम कर रही है, ठीक है, इसी के साथ में कोई क्लीनिंग क्रू के साथ में काम कर रही है, किसी कंपनी में यहाँ पर काम कर रही है, तो कई बार जो महिलाएं उनको अलग से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है बहुत सारी। स्पेशली अगर बात करें खासकर जो घरों में कहीं काम करती है, जैसे हाउस मेड बन गई, वो सबसे ज्यादा खतरनाक काम देखने को मिलता है। महिला जो है वो वर्क करती है हाउस मेड के तौर पर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको सैलरी अप टू द मार्क नहीं मिल पाती है, ठीक है, और अगर सैलरी कम मिल रही है, अगर वो बोले भी कि सैलरी बढ़ा दे, तो महिला बोल नहीं पाती है, उनको ये लगता है कि कल को पता चला कुछ और दिक्कतें देखने को मिल जाए, ठीक है। होता क्या है, अभी यहाँ पर एक केस निकल कर आया, बोला गया कि एक पर्टिकुलर महिला थी जो कि होममेड का काम कर रही थी 2008 से। अभी बात की जा रही है कि वो एक तरीके से यहाँ पर एमिग्रेट होकर गई एज ए होममेड, ठीक है, उसके द्वारा अपनी लास्ट सैलरी जो थी वो मार्च 2020 में उसको सैलरी मिली। और अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर जब बातें डिस्कस कर रहा हूँ, हम लोग नवंबर के महीने में बैठे हैं 2021 में, यानी कि 2022 स्टार्ट होने वाला है 2 महीने बाद में, तो यहाँ पर उसको इतने लंबे समय से सैलरी ही नहीं मिल रही है। और अगर वो सैलरी के बारे में बात कर रही है, तो उसको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन है तुम्हारे पास में, या तो एक तरीके से सैलरी ले लो, ठीक है, यानी कि सैलरी चाहिए अगर आप लोगों को, तो यहाँ पर काम करना है एक तरीके से, मतलब एक तरीके से घर पे रहना है, खाना पीना है, तो आराम से बिना सैलरी के काम करते रहो, अगर सैलरी मांगोगे तो घर भेज देंगे। सोचो कोई एक महिला जो है वो आज की डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रह रही है, ठीक है, और एक वो यहाँ पर काफी एक मिडिल नॉर्मल से परिवार से आती है अपने घर का लालन पालन करने के लिए, वहां पर जाकर एक हाउस मेड का काम कर रही है, होम मेड का काम कर रही है, ठीक है। तो समझिए कि एक तरीके से वो पर्टिकुलर वुमेन जो है उसको बोल दिया जाए कि अपने घर चले जाओ, ठीक है, तो उस टाइम पर कंडीशन कितनी खराब होगी। ओके, तो ये कैसे बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलेगी, फ्री में काम कराया जा रहा है, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। एक तो ये होता है कि एक इंसान अपनी मर्जी से, ठीक है, जैसे आज के दिन में बात करूं, जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, ये वॉलेंटरी है, मैं अपनी मर्जी से प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। एक मुझे कोई फोर्स करे कि तुमको ये लेक्चर प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है, तो दोनों में धरती आसमान का फर्क आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई फोर्स करे, उस टाइम पर काम किया जा रहा है, और किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर उसको बोलो तुम फ्री में काम करो, उसके घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, ठीक है, उसके घर में कोई बीमार इंसान भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलो कि नहीं फ्री में काम करो तुम, वरना जो है ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, तो ये और भी ज्यादा एक वनरेबल कंडीशन बना देती है महिलाओं की। तो इसी के चलते बोला जा रहा है सिचुएशन जो है उसने महिलाओं के लिए काफी खतरनाक माहौल क्रिएट कर दिया है, तो इसके चलते काम करना चाहिए। तो प्रोफेशनल स्किल और अनस्किल जो माइग्रेंट वुमेन है यहाँ पर खासकर अगर बात करें, फॉरेन जमीन पर अगर जाकर यहाँ पर काम करती है, डिस्क्रिमिनेशन आप लोग को देखने को मिलता है। तो इसके चलते यहाँ पर पहले से ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम थी, कोरोना वायरस ने इसको और प्रॉब्लम को बढ़ा दिया, यानी कि कंपाउंडेड कर दिया और इस प्रॉब्लम को। अब यहाँ पर जो भी हम लोग को फोकस देना चाहिए, जो जो कमियां हैं, वुमेन सेंट्रिक राइट बेस्ड पॉलिसी यहाँ पर उनके सेफगार्ड के लिए बनानी चाहिए। अगर कोई महिला अपने देश से बाहर किसी देश में जाकर काम कर रही है, तो ये राइटर का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों को इनके ऊपर अलग से फोकस देकर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इशू आ चुके हैं जो कि ये तो तब आते हैं जब दिक्कत हो जाती है काफी ज्यादा, वरना कई बार तो इशू बाहर ही नहीं आते निकल कर, तो इसलिए इनके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी इसको लेकर आई होगी। आगे अभी अगर बात करूं मैं आप लोगों से, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है जो वर्ल्ड लीडर, उनके द्वारा अभी यहाँ पर बात की गई किस तरीके से यहाँ पर जो फॉरेस्ट का एक तरीके से सेव करना है, फॉरेस्ट को कट करना है, एमिशन को, तो इसके ऊपर बात की गई। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है उसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 19 कंट्रीज के द्वारा ज्वाइन किया गया
ईयू और यूएसए का जो प्लान था, यानी कि ईयू और यूएसए जो है वो मिलकर चाहते हैं कि मेथेन को कट किया जाए। अब मेथेन क्या होता है, इसको बोलते हैं CH4, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसको बोलते हैं CO2। तो CO2 के कंपेयर में मेथेन जो है वो 80% ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली होती है बेसिकली इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इसलिए बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कट करने के कंपेयर में अगर मेथेन के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करें तो ये शॉर्ट टाइम में एक लंबी छलांग हम लोग लगा पाएंगे। तो उसी के चलते इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहां पर है, ये ग्लासगो जो बेसिकली यूके के अंदर में है। तो वहां पर इंडिया, चाइना और रशिया के द्वारा इसको अभी यहां पर देखते हैं, अभी इसको साइन अप नहीं किया गया है, तो देखते हैं कब तक यहां पर साइन अप कर पाते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में याद रखिएगा, ये चल रही है, इसमें कई सारे मुद्दे अभी देखने को मिल रहे हैं। अभी मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि इंडिया जो है उसको बेसिकली नेट जीरो एमिशन को अचीव करने की बात की जा रही है 2070 तक का, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें चाइना 2060 तक का यहां पर कर रहा है, कई सारी यूरोपियन कंट्री 2050 तक का कर रही है। हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है 2070 तक का, पर लेकिन टारगेट भी ऐसे नहीं रख लिया मजे मजे में 2070 तक का, इसके पीछे कई सारी बातें और भी बोली है। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आज के दिन में हमारा सोलर एनर्जी का जो टारगेट है वो 450 गीगावाट का है, ठीक है, 2030 तक का। अभी इसके अंदर हम लोगों ने 50 गीगावाट और ऐड कर लिया है, तो क्या हो गया, ये हो गया है बेसिकली 500 गीगावाट। तो 2030 तक का हमारा 500 गीगावाट के यहां पर अभी फंड हो गया है। पर लेकिन क्या हम लोग अपने आप अचीव कर पाएंगे यार, ऐसे कैसे होगा, हमारी किसी को हेल्प करनी पड़ेगी यहां पर। ये तो वही बात होगी है कि अकेला इंसान बोलेगी सारे काम कर लेगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, किसी न किसी की कोई ना कोई हेल्प लगेगी, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि एक तरीके से कॉल टू हाइक द क्लाइमेट फंड, तो यहां पर 2009 में जो डिसाइड किया गया था वही फंड हम लोग लेकर चल रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अब यहां पर ये लगभग एटलीस्ट 1 ट्रिलियन होना चाहिए इंडिया के द्वारा, ये बोला गया $1 ट्रिलियन आप लोगों को प्रोवाइड करानी है, तब जाकर यहां पर चीजें सुधर पाएगी। इंडिया के द्वारा स्मॉल जो आइलैंड है उसके लिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव जिसको बोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट। रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट बेसिकली उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात का क्या मतलब है, जैसे अपनी ही कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करिए तो हमारी प्यारी कंट्री होगी, यहां पर आप लोग जाएंगे बे ऑफ बंगाल में तो बहुत सारे आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे अगर दुनिया में आप लोग देखेंगे जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, आइलैंडिक कंट्री हो गया, आइलैंड काफी सारे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। इंडियन ओशन के अंदर भी कई सारे आइलैंड आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे एरिया जो है ये क्लाइमेट के काफी ज्यादा वनरेबल कैटेगरी में आ गए, क्योंकि कल को चलकर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्लाइमेट के मुद्दे के नाम पर, तो इसका सॉल्यूशन निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर बात यहां पर की जा रही है, तो इसी को लेकर यहां पर ये आगे चल रहे हैं और इसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में, यहां पर टारगेट 2030 तक का है और इसी के चलते जो यहां पर अभी जो एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं उनके द्वारा भी इसके ऊपर कमेंट किया गया। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कल के ही लेक्चर में, ठीक है, वही सारी बातें जो है इस एडिटोरियल में बेसिकली रिपीट हो रखी है। 50% एनर्जी जो सोर्स है उसके बारे में बात की जा रही है, हमारा रिन्यूएबल होगा, यानी कि जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से इसको लाया जाएगा। इंडिया ट्रांसमिट करेगा यहां पर बेसिकली 2030 तक का 1 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और खासकर जो इंडिया मंडे तक का कोई हमारा ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के गठबंधन में बंधे हुए थे, पर लेकिन अब हम लोग गठबंधन में बने हुए हैं, तो अब हमारे सर के ऊपर एक टारगेट आ गया, उसको फॉलो कर रहे हैं। इंडिया जो है अब रिड्यूस करेगा एमिशन जीडीपी का 45%। इंडिया 50 जो गीगावाट और ऐड कर चुका है, तो 500 गीगावाट कर चुके हैं। 1 ट्रिलियन के फाइनेंस के बारे में यहां पर बात की है और एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा भी खुद यहां पर बोल दिया गया है कि अपनी खुद की कब्र आप लोग खोद रहे हो अगर इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा जो काफी एक इंपॉर्टेंट था, जो आज हमारे अमनो शांति की उड़ा रहे हैं खिल्ली, उन्हें क्या पता वो बारूद के ढेर पर बैठकर जला रहे हैं तिल्ली। यानी कि आज के दिन में हम लोग खुद ही उसी बारूद के ढेर पर बैठे हैं और वहीं पर ही तिल्ली जला रहे हैं। तिल्ली जलाना मतलब माचिस जलाना, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, कभी भी बम फट सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर गुटेरेस साहब के द्वारा ये बोला गया कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो बोला गया था वो फॉलो करो 1.5 डिग्री सेल्सियस के बारे में। कोविड पेंडेमिक के टाइम पर बात करें तो काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। क्लाइमेट जो यहाँ पर चेंज के बारे में बात करें, उसी के साथ में मेजर टैक्स एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई और स्टेप बाय स्टेप चीजों को यहाँ पर एक तरीके से ग्रोथ और स्टेबिलिटी की ओर लेकर चलने की बात की गई। तो ये काफी सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर इंडिया काफी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है और चीजों को आगे लेकर चल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में बोला गया था WHO के द्वारा इतने सारे लोगों को यहाँ पर आप लोगों को इनोकुलेशन करना है, यानी कि इतने सारे लोगों को दवाइयां पिलानी है और 2022 तक लगभग 70% लोगों को बोला गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर ये सारी बात चल रही है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था कि मुद्दे क्या क्या है कि बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर जो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी वगैरह आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में याद रखेगा।
होइसिंग ली आज की डेट में यहाँ पर चेयरपर्सन है, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक ऐसा पैनल है जब जब इससे पूछा जाता है कि यार बताओ कि दुनिया में कहां पर क्या क्या दिक्कत है, तो ये अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाता है उन दिक्कतों का सोल्यूशन निकालने के लिए। इसके द्वारा अब तक का टोटल मिलाकर यहाँ पर 6 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जो 6वीं रिपोर्ट है यहाँ पर ये 2022 में प्रस्तुत होनी है वैसे तो, पर लेकिन रिसेंटली अभी इसका एक जो पार्ट है वो प्रस्तुत कर दिया गया है और 2 पार्ट अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कई सारी स्पेशल रिपोर्ट भी लेकर आती है, जैसे 2019 में लास्ट स्पेशल रिपोर्ट यहाँ पर लेकर आई। 2019 में एक और थी, यहाँ पर 18 में थी, 12 में थी, 12 में थी, यहाँ पर 2000 में थी। यानी कि अलग अलग टाइम पर जैसे एमिशन कैसे चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ओशन क्रायोस्फीयर के बारे में बात कर ली, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर ली। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट थे एल गोर, उनके साथ में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था यहाँ पर बेसिकली 2007 में इन्वायरमेंट के लिए काम करने के लिए। इसकी जो रिपोर्ट है यहाँ पर, ये अभी पहली रिपोर्ट आई है जिसको वर्किंग ग्रुप फर्स्ट बोलते हैं। वैसे वर्किंग ग्रुप सेकंड और थर्ड जो है उनको बोला गया 2022 में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। ये 6वीं रिपोर्ट है यहाँ पर, जो कि अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर प्रस्तुत की जा रही है। टारगेट सबका क्या रहता है, चाहे किसी को बात कर लो, इम्पैक्ट क्या रहता है। देखिए जो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी हो चुके हैं उनके ऊपर भी काफी बड़ा फोकस है आज के में। कहीं बाढ़ आ रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ग्लेशियर पिघल रहे हैं यहाँ पर, उसके चलते काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो बोला यह जा रहा है कि इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा आप लोग को एग्रीकल्चर पर देखने को मिलेगा। और एग्रीकल्चर पर अगर इंपैक्ट पड़ता है तो ये भुखमरी का शिकार बनेगी काफी सारी जनता, यानी कि पैदावार ही कम होगी। ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो कैसे हम लोग चीजों को सुधार पाएंगे। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ भी काफी इंपैक्टेड होती है इन सब चीजों की वजह से, वो आप लोग देखते हैं। और वाटर सिक्योरिटी भी काफी इंपैक्टेड होती नजर आती है। और एक्सट्रीम वेदर, कभी यहाँ पर गर्मी तो कभी सर्दी बहुत ज्यादा है, तो वो वाली दिक्कत भी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ये आज की डेट में बहुत सारी दिक्कतें सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो इनको लेकर चलने की बात यहाँ पर की जा रही है ताकि चीजों का सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि यहाँ पर बातें की जा रही है। हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। और अगर वे फॉरवर्ड में कुछ लिखने के लिए आए तो एनर्जी जनरेशन के बारे में, लैंड यूज, सिटी और इंडस्ट्री, कैसे चीजों को लेकर चलना है यहाँ पर, तभी आप लोग चीजों को सुधार सके। और ये मैंने आप लोग को बताया, अभी हमारी कंट्री का टारगेट जो है वो यहाँ पर याद रखिएगा 175 गीगावाट है 2022 तक का, ठीक है। पर लेकिन अभी अगर बात करें यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर 500 गीगावाट कर दिया गया, कब तक का, ये है 2030 तक का। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग और याद रख लेना, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो नेक्स्ट मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ, ये है इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में। इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे जब कुछ और थे, ओबामा साहब थे कुछ और थे, और यहाँ पर अभी जो बाइडेन साहब जो आ गए उसके चलते रिलेशन जो है कुछ और हो गए। देखिए अगर कभी भी आप लोग किसी कंट्री के रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप लोगों को रिलेशन जो है वो कई सारे एरिया में आप लोग बता सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। एनर्जी के मामले में क्या बात की जा रही है, डिफेंस और काउंटर टेररिज्म के मामले में क्या बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में ट्रेड एंड द सिविल जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बारे में क्या बात की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं कि हाँ किन किन एरिया में क्या क्या काम किया जा रहा है, ठीक है। आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर, आज आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए और इंडिया के बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोग रिलेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि अच्छे लेवल पे काम किया जाता है, ठीक है। पर लेकिन कई सारे ऐसे भी रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर इंडिया और यूएसए की बनती नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कई सारे इशू आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो डाइवर्जन के बारे में अगर बात करूं तो आप लोगों को पता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसको जीएसपी बोलते थे। तो जीएसपी में क्या किया, यहाँ पर बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने जीएसपी स्टेटस हमसे छीन लिया था, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे ऐसे रीजन है कि अपना जो डेयरी प्रोडक्ट है वो इंडिया यूएसए बेचना चाहता है, उसके ऊपर काम नहीं हो पाता है। पाकिस्तान को लेकर चले तो इंडिया का कुछ और रवैया, यूएसए कुछ और रवैया है, तो वहां पर आप लोग को दिक्कतें देखने को मिलेगी। कई बार ऐसी दिक्कत आप लोगों को इंडिया और यूएसए के रिलेशन में देखने को मिलती है, खासकर वीजा को लेकर, ठीक है। जिसमें यहाँ पर जो देखिए एक तरीके से वीजा प्रॉपर वे में अपनी कंट्री के देश को जो लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, तो उसके लिए भी कई सारे इशू सामने निकल कर आते हैं यहाँ पर। तो ये मुद्दे हैं यहाँ पर डिफेंस के बारे में। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीज अभी रिसेंटली हो गई है, जैसे कि GSOMIA, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली जनरलाइज, जिसको बोलते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, 2002 में देखने को मिला। इसके बाद में फिर एक और यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आया, ठीक है। देखिए अलग अलग ये एग्रीमेंट है, अलग अलग टाइम के, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। लिमोवा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट आया यहाँ पर निकल कर 2016 में। फिर आगे चले तो यहाँ पर कॉम कासा आया, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। फिर आगे ये निकलकर 2018 में आया, और अभी रिसेंटली आप लोग को देखने को मिला बीका, जिसको बोलते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट। तो ये अलग अलग एग्रीमेंट यूएसए के साथ में आज के दिन हमारे साइन करे जा चुके हैं। और यूएसए जो है वो इंडिया के साथ में इंडो पैसिफिक रीजन में मिलकर काम कर रहा है। क्वाड का भी पार्ट है यूएसए। अगर बात करें 2+2 डायलॉग मीटिंग के बारे में आप लोगों से बात की थी इंडिया और यूएसए के बारे में,
तो दो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और यूएसए के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और होम मिनिस्टर यहाँ पर बेसिकली मिले, तो कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर काम की गई। क्वाड में मैंने बताया दोनों मिलकर काम करें। इसी के साथ में और कई सारे ऐसे मुद्दे जिन पर मिलकर काम करते हैं। फ्री और ओपन पैसिफिक ओशन के बारे में बात करते हैं, सबके लिए होना चाहिए, ये नहीं कि चाइना अपना दबदबा दिखाएगा, वो वाला फंडा नहीं होना चाहिए। प्रमोट करने की बात की जा रही है, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की बात की जा रही है कई सारे पिलर पर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, साइबर सिक्योरिटी को काम करना है, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बारे में बात की जाती है। आप लोगों से मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिससे मैंने बात की थी कि आज के डेट में फोकस किया जा रहा है कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि ढांचागत विकास बनाना है। कहीं पर कोई मान लीजिए रोड बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो उसमें हुआ क्या, अभी यहाँ पर क्वाड के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। G7 कंट्री के साथ में भी हम लोगों ने काम कर रहे हैं मिलकर। बिल्ट बैक बेटर के बारे में बात की जा रही है इनके द्वारा, तो ये चाइना को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से, ठीक है। और G20 में भी अभी ढांचागत विकास के बारे में बात की गई। तो डिजिटल कनेक्टिविटी हो गया, क्लाइमेट वाला मुद्दा हो गया, हेल्थ वाला और जेंडर इक्वलिटी वाला। तो ये वो मुद्दे हैं जिनको हम लोग को बेसिकली समझना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट एम्बिशन, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एडेप्शन, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, यानी कि जलवायु से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। अगर बात करें अभी 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यूएसए हमारी कंट्री में काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि चाइना का पत्ता काट दिया गया है अभी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। क्रिटिकल मिनरल अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर और इसी के साथ में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर मिलकर अच्छे से काम किए जा सकते हैं। पर लेकिन जरूरी यह है कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए, ना कि एक दूसरे को अपोज किया जाए। तो उसके चलते ये कई सारे मुद्दे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर 2+2 डायलॉग के बारे में मैंने बता दिया। मालाबार एक्सरसाइज में दोनों मिलकर काम करते हैं। अफगानिस्तान मुद्दे पर अभी जब से यहाँ पर यूएसए निकल के गया, एक अलग ही माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर इन चीजों को लेकर चला जा सके। एक्सपर्ट अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें सप्लाई चेन में नीडेड एक्सपर्ट रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है, कोऑर्डिनेशन इन कंट्री के बारे में, और इसी के साथ में बात करते हैं एडवांस कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शेयर करने की बात एक दूसरे के द्वारा की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यूएसए और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं। बाकी चाइना को कैसे टैकल करना है वो मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में क्या काम करना है, मालाबार एक्सरसाइज में किस तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप लोग मेंशन कर सकते हैं और कोई कंफ्यूजन इनको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आर्टिकल जिसमें यहाँ पर ये बातें की गई। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ओके। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पर देखेंगे बेसिकली नेक्स्ट आर्टिकल नहीं है, अभी यहाँ पर प्रीलिम्स फोकस के बारे में बात करेंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर अगर बात करूं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात की जा रही है, फटाफट देखेंगे कि पाकिस्तान के जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर हैं, उनके द्वारा अफगानिस्तान के इशू पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ठीक है, तो उसमें बेसिकली स्किप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये काफी बड़ा इशू यहाँ पर बना हुआ था। फॉर्मर जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर, ठीक है, बेसिकली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर पंजाब के, जिनका नाम था कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा अपनी नई पार्टी बनाई जा रही है, ठीक है। और बोला गया है कि यहाँ पर बेसिकली कांग्रेस जो बेसिकली परिवार है उसके द्वारा मुझे धोखा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सिटी की एयर, जो यहाँ पर बात करें क्वालिटी एयर के बारे में, तो वेरी पुअर सिचुएशन में यहाँ पर पहुंच गई दीपावली के उपलक्ष्य में बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे देखिए आपकी डेट में सर्दी आती है ना, तो उस पर काफी एक अलग ही इंपैक्ट निकल कर आता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल के बारे में याद रखिएगा, इसको डीएसी बोलते हैं। डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो यहाँ पर 7965 करोड़ रुपए का अभी बोला जा रहा है कि बेसिकली यहाँ पर प्रपोजल दिया गया था यहाँ पर, ठीक है, तो क्लियर किया गया। बाकी जो नेवल गन है यूएसए के साथ में वो डील कैंसिल की गई, उसमें हाई कॉस्ट देखने को मिल रही थी और लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में बात की जाती है। तो कई सारे मुद्दे हैं। आगे कुछ मुद्दे यहाँ पर बात की जा रही है, जो स्कूल्स वगैरह उनको ओपन किया जाएगा आने वाले टाइम में 22 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जल्दी ही, ठीक है। सेंटर टू स्क्रैप द कास्ट बेस्ड जो पेमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो अभी एमजी नरेगा के तहत कास्ट बेस्ड पेमेंट किया था, तो उस कास्ट बेस्ड पेमेंट को यहाँ पर बेसिकली हटाने की बात की जा रही है, यानी कास्ट बेस्ड पेमेंट यहाँ पर नहीं चलना चाहिए, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो फंड ट्रांसफर, तो सिंगल फंड ट्रांसफर जो होना चाहिए वो होना चाहिए सबके लिए, ऐसा नहीं कि इस कास्ट को पहले मिलेगा उसको बाद में मिलेगा, तो ये एमजी नरेगा के तहत हटाने की बात की जा रही है। इंडिया जो है उसके बारे में बात करें तो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट जो आइलैंड स्टेट है, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, उनकी बेसिकली बोला जा रहा है कि लाइफ मैटर करती है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है, यानी कि सबने कुछ ना कुछ अलग अलग गुणगान यहाँ पर गए जब यहाँ पर इसके अंदर जाकर बैठे, सबने कई सारे जो विचार यहाँ पर रखे जिससे कि चीजों को आगे चलकर सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आसपास के आइलैंड के जो देश हैं उनके प्राइम मिनिस्टर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
परविंदर कुमार जोनाथ हो गए यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, जो फिजी से आते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे हो गए, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जमाइका से आते हैं, और भी कई सारे जैसे ग्लासगो से हो गए, ठीक है। तो कई सारे ऐसे देखने को मिलेंगे, तो मिलकर काम कर रहे हैं इन पर्टिकुलर मुद्दे पर। आगे बात करते हैं वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के बारे में बात करें तो 80 कंट्री के द्वारा इंडिया और यूके का जो एक तरीके से चीज थी, इसको सपोर्ट किया गया। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बात करें ग्रीन जो ग्रिड इनिशिएटिव है, तो ये बोला जा रहा है कि वन वर्ल्ड वन, जो बेसिकली वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, यानी कि एक यहाँ पर सन होगा, एक ग्रिड होगा, और यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि सब जगह चीजों को पहुंचाया जा सके। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में इसको सामने लाया गया। अच्छा, अगर आप लोगों से पूरे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से निकल कर आए, आप लोग बताएंगे? ये ऐसी चीजें आप लोगों से कई बार पूछी जाती है, ठीक है। 25 के करीब और लोगों की जान चली गई यहाँ पर। काबुल के अंदर एक हॉस्पिटल में बेसिकली यहाँ पर अटैक देखने को मिला, तो काफी बुरी बात है यार, 50 लोग यहाँ पर बेसिकली इंजर्ड भी हो गए, तो ये काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है। नेक्स्ट बात की जा रही है जीओपी। जीओपी के क्या बोलते हैं यहाँ पर? ये बेसिकली काफी एक बेसिक सी चीजें, ऐसी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसको बोलते हैं बेसिकली यहाँ पर ग्रांड ओल्ड पार्टी, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी यूएसए में उसको जीओपी बोलते हैं। एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेट पार्टी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में, बेसिकली दो पार्टी से हमारे कंट्री में बीजेपी और कांग्रेस मिल जाए, वहां पर ये दो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके द्वारा बोला गया है कि काटसा का वेवर जो है एक तरीके से इंडिया को मिलना चाहिए, यानी कि सपोर्ट किया गया इसको। काटसा क्या था? इसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये काटसा की फुल फॉर्म है। तो काटसा जो है यहाँ पर बेसिकली आज के डेट में रसिया, चाइना और जो नॉर्थ कोरिया है उसके साथ में, अगर रसिया, ईरान और जो नॉर्थ कोरिया, ठीक है, उसके साथ में अगर यहाँ पर कोई व्यापार करता है तो यूएसए जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में था। तो इसके चलते यहाँ पर बेसिकली देखिए होता क्या है, उनको नेगेटिव लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है, तो टैकल करने की कोशिश की जाती है। तो उसके चलते ये इशू यहाँ पर निकल कर आते हैं। हम लोग अभी S-400 सिस्टम खरीद रहे हैं, रसिया से बोल रहे हैं कि उसके ऊपर S-400 सिस्टम खरीदने के चक्कर में हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो ये ऐसी कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसको इंप्रूव करने की बात की जाती है ताकि ऐसी सिचुएशन कोई देखने को नहीं मिले और चीजों को सुधारा जा सके। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में एक कार्टून भी दे रखा है। अगर आप लोगों को बोलूं कि इसके ऊपर 40 से 50 शब्द आप लोगों को लिखने हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर सब अपना अपना वायलिन बजा रहे हैं, यानी कि कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है, कोई कुछ सजेस्ट कर रहा है। तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के अंदर कई सारी ऐसी बातें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। अभी बाई इलेक्शन देखने को मिले देश के अंदर में, तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो हारी कई जगह, ठीक है। तो ये दिखाया यहाँ पर इनके द्वारा, और कई जगह जीती भी, ठीक है। तो मेन मुद्दा बेसिकली एक तरीके से बाई इलेक्शन का था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पीसीए, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए। तो पीसीए के बारे में याद जरूर रखिएगा। तो बोला गया कि पीसीए के फ्रेमवर्क जो है एसेट्स क्वालिटी कैपिटल जो की एरिया, तो उसके ऊपर वॉच रखा जाता है। यानी किसी बैंक की अगर लग रहा है कि बैंक डूबने वाला है, ठीक है, तो डूबने से पहले ही उस बैंक को बेसिकली किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के तहत रख दो ताकि बैंक डूबे ना। तो इसलिए बोला गया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी कि ऐसे एक्शन लेना जो कि एक तरीके जो गलत चीजें हुई हैं उसको करेक्ट करने का काम करेंगे। डिसिप्लिनरी एक तरीके से प्रॉपर उसके लिए इफेक्टिवली अप्रोच बनाई जाएगी। तो ये काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। तो जो द रिवाइज किया गया जो पीसीए फ्रेमवर्क है, इफेक्ट होगा फ्रॉम 1 जनवरी 2022 तक का, 22 से ताकि चीजों को आगे अच्छे लेवल पर लेकर चला जा सके। तो ये इंपोर्टेंट मुद्दा था जिसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं, इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ही बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग है वो आप लोग जरूर देखना। अरे हाँ, एक छोटा सा डेटा पॉइंट आप लोग का रहेगा यहाँ पर, बेस्ट गवर्नेंस स्टेट के बारे में बात करें, ठीक है। तो केरला को बेस्ट गवर्नेंस का यहाँ पर अभी खिताब मिला है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। केरला टॉप पर है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, ठीक है, तेलंगाना तीसरे पर है, छत्तीसगढ़ चौथे पर, गुजरात पांचवें नंबर पर, छठे पर पंजाब, सातवें पर कर्नाटका, आठवें पर आंध्र प्रदेश, नौवें पर ये झारखंड हो गया, 10वें पर मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से आपका राज्य कौन से नंबर पर है आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसको देखना थोड़ा, आप लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया लार्जेस्ट स्टेट और स्मॉलेस्ट स्टेट को अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया, ठीक है। तो उसके चलते भी यहाँ पर चीज देखने को मिल रही है। ये पूरा डेटा पॉइंट है, मैं इसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं, तो आप लोग उसको एक बार देख लेना, ठीक है। तो वहां से आप लोग कई सारी चीजों का पता चल जाएगा। तो सारी लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, अलग अलग सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया। तो अपने राज्य के बारे में कम से कम आप लोग जरूर एक बार देख लेना कि आप लोग का राज्य जो है वो कहां पर किस तरीके से किस कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिक चीजें इसके बारे में याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोग को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या आर्टिकल देखा, एक एक कर यहाँ पर बात करते हैं। मैंने आप लोगों को अभी जो आर्टिकल बताया ये यूएसए और इंडिया के रिलेशन के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। तो इसके बारे में समझा क्या क्या पहले कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन हो गई है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले, कहाँ कहाँ पर दोनों की बनती है, कहाँ पर नहीं बनती है, वो जाना, ठीक है। इसी के साथ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में जाना, क्या क्या चीजें, इंडिया का क्या टारगेट है, वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी। जो इंपोर्टेंट मुद्दे थे वो आप लोगों को पता होने चाहिए, उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे कई बार बन जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, इसमें और भी जो आप लोगों को चीजें बताई उनके बारे में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, रिजर्वेशन के बारे में काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से बातें की। क्वेश्चन जो भी दूंगा उसका आंसर जरूर दीजिएगा। इक्वलिटी, इक्विटी और यहाँ पर इसी के साथ में विदाउट, यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में क्या कंडीशन है, तो जाना काफी अच्छे से, काफी सारी चीजें, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में मैंने बताया और कॉन्स्टिट्यूशन एंगल भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया। इसी के साथ में महिलाओं की कंडीशन क्या है साउथ एशिया में, बेसिकली साउथ वेस्ट एशिया और इन सब रीजन में जहां पर माइग्रेंट के तौर पर जाती हैं, तो सारी चीजें हम लोगों ने देखी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर में यहाँ पर जो वन लाइनर भी देखे कई सारे इंपॉर्टेंट थे, तो इसके बारे में तो आइडिया आप लोग रख ही सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर कोई आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ में पीसीए क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताया, ओके। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, इसका आंसर आप लोगों को देना था, तो वो आंसर जो है वो कई सारे बच्चे सही देते हैं, पर लेकिन जिसको नहीं पता होता है तो वो टेंशन मत ले कीजिए। ये सारी वो चीजें हैं जो नॉर्मली पढ़ाई जा चुकी हैं और रिवीजन भी इनका बार बार होता रहेगा। इसका जो आंसर है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का, इसका आंसर है बी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है इसके द्वारा इसको बेसिकली पब्लिश किया जाता है। 1969 में यहाँ पर इसको बनाया गया था। न्यूयॉर्क जो यूएसए के अंदर आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके हेड कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इंडिया की पॉपुलेशन अगर मैं आप लोगों से पूछूं आज के डेट में कितनी है, ठीक है, आप लोगों को पता है यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, और अगर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारे देश में वो कौन कौन सी है, ये कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों से डायरेक्ट पूछ जाते हैं कि कौन कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्या क्या चीजें हैं, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आज का डिस्कशन था। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो ये दोनों वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जो कि होगी शाम को 9 बजे। नैनो मैगजीन के बारे में बात करेंगे। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा।